नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, शिक्षाविद हैं और फिल्म समीक्षक के साथ साथ बेहतरीन कवि भी हैं। आप हैं श्री अरविंद पथिक जी। अरविंद पथिक जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार, मैं ट्रू मीडिया के दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर उपलब्ध कराया। जी, हार्दिक अभिनंदन है अरविंद जी आपका। हम सर्वप्रथम प्रश्नों को चलते हैं और ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका नाम अरविंद पथिक है जी। आपका जो पथिक उपनाम है, ये नाम कैसे पड़ा? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया जी। आप जानते हैं कि मूलतः मैं कवि हूँ जी। और मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। जी। तो इस संदर्भ में मैंने बहुत पहले एक छोटी 4 पंक्तियाँ लिखी थी, उनसे आपको पता चल जाएगा पथिक नाम क्यों लिखा। जी जी। कि व्यर्थ के काम ही जिंदगी हो गई, वाह। व्यर्थ के काम ही जिंदगी हो गई, दर्द के नाम ही जिंदगी हो गई, नाम जब से स्वयं को दिया है पथिक, ट्रेन बस ट्राम ही जिंदगी हो गई। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दरअसल अनवरत चलते रहना ही मनुष्य की नियति है और वही उसका सत्य भी है। जी जी। तो जीवन में यही सूत्र है कि स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हों, हमें अनवरत चलते रहना है, आगे की तरफ देखना है। हमारे वेदों में भी कहा गया कि तम सोमा ज्योतिर्गमय, तो वो भी पथ पर आगे बढ़ने का ही एक तरीके से उद्घोष है। तो वहीं से कहीं प्रेरित होकर शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरविंद जी, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के माध्यम से आगामी 11 जून को आप एक सम्मान समारोह और पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मुख्य जानकारी ये जानना चाहते हैं कि आप प्रत्येक कार्यक्रम 11 जून को ही क्यों करते हैं? आप भी जो है हमारे कहा जाए कि मीडिया जगत के कोलंबस हैं, कहीं ना कहीं से खोज ही लाते हैं। जी। और बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया कि 11 जून को ही क्यों करते हैं। जी जी। 11 जून महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती होती है। जी जी जी। ये आयोजन तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। जी। लेकिन राजनीति की और सरकारों की अपनी व्यवस्था और सीमाएं होती हैं। जी जी जी। शायद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किसी राजनीतिक नारे का उपयोगी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश के जो प्रबुद्ध नागरिक भी हैं वो भी क्रांतिकारियों को याद ना करें। जी जी जी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के लगभग 2003 में स्थापना की गई और हमने पहला कार्यक्रम जो था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। उसमें डॉक्टर कर्ण सिंह आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था इसका और तब से अनवरत ईश्वर की कृपा से, क्रांतिकारियों के आशीर्वाद से, आप जैसे मित्रों के सहयोग से निरंतर हम प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। जी जी और जी। जो आपने बात की कि मेरी कृति का लोकार्पण हो रहा है जी, तो ये जरूरी नहीं कि मेरी या मेरे संगठन की रचनाकारों की कृतियों का लोकार्पण हो जी। ऐसे सभी जो लेखक ईमानदारी से जो लिख रहे हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि साहित्य को, संस्कृति को, कला को हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के माध्यम से रेखांकित कर। बहुत बढ़िया। आप पिछले 2 दशक से सम्मान समारोह और पुस्तकों का लोकार्पण जैसे अच्छे कार्य करते जा रहे हैं। तो अब तक आपने लगभग कितने साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित कर चुके हैं? अनुमानित आपको जो याद? प्रकाश जी, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 प्रतिभाओं को हम हर वर्ष सम्मानित करते हैं। जी जी। और कई बार वर्ष में 2 बार भी कार्यक्रम होता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस 19 दिसंबर को भी होता है। जी जी जी। तो औसतन 20 प्रतिभाओं को हम एक वर्ष में सम्मानित करते हैं जी। और ज़्यादा ही ये संख्या रहती है वर्ष में, इससे कम नहीं होती है। तो आप मान के चलिए कम से कम 400 लोगों को हम सम्मानित कर चुके हैं और इसमें देश के बहुत बड़े बड़े लोग सम्मानित हुए हैं जी। आपका भी सम्मान हमने, मुझे याद है कि इस फाउंडेशन में कई वर्ष पूर्व किया था। जी जी जी। और इस मंच पर जब हमारे साहिब सिंह वर्मा जी जीवित थे जी, उन्होंने तब आए थे इसमें जी। और मतलब देश के एक से एक बड़े राजनेता, एक से एक बड़े विभिन्न क्षेत्रों के लोग, हमारे व्यक्तित्व हमारे इस फाउंडेशन में आ चुके हैं जी। बिंदेश्वर पाठक जी, मतलब पद्म भूषण और बहुत सारे, आचार्य निशांत केतु, ये सब लोग इस संस्थान से जुड़ करके उनका खुद का भी गौरव बढ़ा है और संस्थान का भी गौरव बढ़ा है। वाह 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 वाह। निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है। अरविंद जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जो आपके प्रतिभाओं को सम्मान करने की जो चयन की प्रक्रिया है, ये किस तरह करते हैं? क्या आपने कोई समिति घोषित की हुई है या कोई अन्य तरह से करते हैं? ये आप भी ये भी आपने ऐसी जो है बात की जिसे जानना जो है दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जी जी। होता क्या है कि आजकल सम्मान के नाम पर तमाम तरीके के लेन देन भी चल रहे हैं। जी 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 जी। आपके इस मंच पर कहने में कोई
हिचक नहीं है, इसलिए हमने इसके 2 तरीके बनाए हैं जी। एक तो जो संस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो पूरे वर्ष नज़र रखते हैं जी कि किस क्षेत्र में किसने विशेष कार्य किया है। क्या बात है। और उस व्यक्ति को पता नहीं चलने देते कि तो आपका नाम नामांकित होने वाला है। क्या बात है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हमारी राजधानी में बहुत 1000 से ऊपर जो है संस्थाएं काम कर रही हैं जी। उनके जो सक्रिय लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह किया जाता है कि अगर कोई ऐसी प्रतिभा आपके समक्ष हो जिसमें संभावनाएं हैं या जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है उसका नाम प्रस्तावित करें। और अंतिम सूची हमारे चयन बोर्ड बैठता है, वो उसे फाइनल करती है। और अंतिम क्षणों तक जब तक नाम घोषित नहीं हो जाता है तब तक सम्मान मिलने वाले को पता नहीं होता है उसे इस वर्ष पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सम्मान मिलने वाला है। क्या बात है। बधाइयाँ आपको भी और उन चयन समिति के सम्मानित सदस्यों को, और जो चयनित होते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आगामी 11 जून को आप भव्य आयोजन करने जा रहे हैं उसमें आपकी कृति का भी असभ्यता का आक्रमण का भी भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। उस विषय पर भी आप हमें बताएं कि आपने उस पुस्तक का, उस उपन्यास का जो टाइटल है, जो आपने उसका मुख्य प्रश्न पर दिया है, उसको यही नाम क्यों दिया? असभ्यता का आक्रमण। बड़ा ही ये प्रासंगिक है ये प्रश्न आपका जी। और किसी के भी मन में सवाल उठेगा कि आखिर इस पुस्तक का नाम असभ्यता का आक्रमण क्यों है? जी जी जी। ओम प्रकाश जी, आपको याद होगा कि लगभग 20 वर्ष पहले अमेरिका में एक लेखक थे सैमुअल हंटिंगटन जी। उनकी एक थ्योरी आई थी क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन जी, यानी सभ्यताओं का टकराव। तो जब मैं साहित्य में, इसमें इतिहास में पढ़ रहा था और मैंने तमाम भारत पर हुए हमलों को पढ़ा तो मुझे लगा कि सभ्यताओं का टकराव क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में तो हो सकता है क्योंकि दोनों ने ही बड़े ही क्रूर और बर्बर तरीके से अपना प्रसार किया है जी। लेकिन भारत में जो इस्लामिक हमला हुआ है, ढकी छुपी बात नहीं है कि आक्रांता आए हैं, तो एक टकराव 2 ऐसे सब कहा जाए संस्कृतियों के बीच में है। इसमें एक तो अत्यंत सभ्य है जो चींटी को भी मारने में जो है पैर पड़ जाता है तो हम कहते हैं राम राम बोलते हैं, अपराध बोध होता है। और एक तरफ एक ऐसी संस्कृति है जिनके यहाँ जो है हत्या करना सामान्य बात है। यानी ये सभ्यता और असभ्यता के बीच का टकराव है। एक बड़ी पुरातन सभ्यता के ऊपर असभ्यता का हमला है। क्या बात है। और ये हमला बदस्तूर जारी है। असभ्यता का ये आक्रमण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है जी। तो ये किस तरीके से आक्रमण हुआ है, कैसे चल रहा है, इसे लड़ने के क्या तरीके होने चाहिए, क्या हम लड़े भी हैं या नहीं लड़े हैं, इन सब बातों को के सहारे एक जो विमर्श खड़ा करने की कोशिश है जी। वो मेरी इस उपन्यास के माध्यम से है। ये मात्र उपन्यास नहीं है जी। इतिहास भी है, उपन्यास भी है और एक नया विमर्श खड़ा करने की तैयारी। वाह 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 वाह। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस उपन्यास, इस कृति के माध्यम से जो आपके पाठकगण हैं उस पाठकगण को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मैंने अभी आपके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा उसमें इसके सूत्र छिपे हुए हैं जी। दरअसल है क्या कि मुझे बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो हिंदी साहित्य में अगर आप चंद गिनती के नाम आप लें, चतुर सेन की बात करें, वृंदावन लाल वर्मा की बात करें, और वर्तमान पीढ़ी में तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। नरेंद्र कोहली जी के बाद मुझे नहीं लगता कोई और नाम इस दिशा में काम कर रहा है जी कि जो इतिहास की विसंगतियाँ हैं उन्हें उभार कर सामने ला पाए जी। और हिंदी में प्रामाणिक इतिहास कम से कम जैसे मोहम्मद बिन कासिम के पहले का समय है जी, उसका है ही नहीं। एक शायद मेरा प्रश्न उत्तर लंबा हो जाए लेकिन मैं फिर भी इसे कहना चाहूँगा जी कि हमारे यहाँ जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1032 के आसपास हमला किया भारत पे और उसके बाद भी इस्लामिक आक्रांता शुरू हुई। जबकि सच्चाई ये है कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के निधन के बाद दूसरे खलीफा जो हजरत अबू बकर हुए उनके बाद ही भारत पर हमले किसी न किसी रूप में शुरू हो गए थे जी। और 632 से लेकर के 1032 तक लगभग 400 वर्षों का समय है जी। और उसके बाद दिल्ली पर जो 1193 में आ गए जो है मोहम्मद गोरी आया, यानी लगभग 540 वर्षों का समय है। इस 540 वर्ष में इस्लाम भारत में पूरी तरीके से आ नहीं पाया था जी। जबकि वही इस्लाम अफगानिस्तान को 3 वर्ष में विजित कर लेता है, ईरान को 20 वर्ष में विजित कर लेता है, वो स्पेन और अफ्रीका तक पहुंच जाता है जी। ऐसा भारत में क्या था कि यहाँ जो है 500 साल आने में लगते हैं और आज भी लड़ाई बदस्तूर जारी है। जबकि इंडोनेशिया पूरा आपका मुस्लिम देश बन गया जी। मलेशिया पूरा मुस्लिम देश बन गया, ईरान पूरा मुस्लिम देश बन गया।
मेरे कहने का आशय ये है कि हमारे लोगों ने, हमारे वीरों ने, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, मैंने ये भ्रांति भी इसमें दूर करने की कोशिश की, केवल क्षत्रियों ने लड़ाई लड़ी है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो किस तरीके से कीकड़ में जाटों ने और गुजरों ने लड़ाई लड़ी है। क्या बात है। वो उन वीरों के मैंने नाम दिए हैं इतिहास के साथ। तो उन्होंने जो है 500 साल तक युद्ध लड़ा है। तो हम कोई हारी हुई कौम नहीं है, हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम लगातार लड़ने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही। तो इसके साथ राष्ट्रीय अस्मिता का वो गौरव जगाने की मैंने कोशिश की है। क्या बात लोग अपने आत्मसम्मान को पहचाने। और हमारे यहाँ हर जाति में जो है योद्धा हुए हैं। जो गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके भी मैंने वीरों का जिक्र किया है जी। किसी ने शायद उनका महारानी नैना का नाम नहीं सुना हो। महारानी नैना वो थी जिसे मोहम्मद गोरी डर करके भाग गया था। अब ऐसे ऐसे तथ्य मैंने इसमें कुछ लाए हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को जानने चाहिए। आपने जो इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है और हमें कैसे सावधान रहना चाहिए? देखिए, स्थिति कुल मिलाकर के अगर आप पिछले 2-3 दशकों से आज तुलना करें जी तो बहुत बेहतर है जी। वो इस तरह से कि अब हमने कम से कम सोचना तो शुरू किया है कि हमारे ऊपर कोई जो है संक्रमण का दौर चल रहा है, हम किसी खतरे में हैं। जी जी। वरना हम तो शुतुरमुर्गी चिंतन में डूबे हुए थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जब आप एक सजग हो जाते हैं कि आप खतरे में हैं जी, तो आप खतरे से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जी जी जी। अन्यथा तो आप तो सोच ही रहे हैं कि सब चंगा जी। जी जी जी। तो उस मानसिकता से हम बाहर आए हैं और मेरी तरह तमाम लोग आज लिख भी रहे हैं, तमाम स्तरों पर जो है तैयारी हो रही है। और मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति के अनुरूप अंततः इन विदेशी आक्रमणों को ढलना पड़ेगा जी। और मेरे इस उपन्यास का संदेश भी यही है कि हमें किसी धर्म से परहेज नहीं है। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, लेकिन हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं तो आप कम से कम हमें मित्र तो समझें। क्या बात है। आप हमें जो है अगर शत्रु मानते रहेंगे तो सठे साठे समाचरित भी हमने कहा गया, हमारे यहाँ कहा गया है। बिल्कुल। तो यही इसका सबसे बड़ा मैं एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि ये पाठकों के लिए है कि देश के अंदर रोजाना निरंतर हजारों पुस्तकें रोजाना प्रकाशित होती हैं। आपका पाठक या भारतीय पाठक आपके उस उपन्यास को, इस कृति को ही क्यों पढ़े, इस विषय में पाठक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी आपने एक ऐसा प्रश्न किया जो किया ही जाना चाहिए था। जी जी जी। निश्चित रूप से हजारों कृतियां रोज प्रकाशित होती हैं, और चाहे वो कथा साहित्य की हों या कविता की हों। जी जी जी। ओम प्रकाश जी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हिंदी में अभी भी बहुत से उपयोगी पुस्तकों का और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अभाव है जी। जैसे जिन इतिहास के विषय में मैंने बात की, इस पे कितनी पुस्तकें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हिंदी के लेखक को आज भी जो है कोई बहुत आर्थिक लाभ नहीं होता जी, और बहुत सक्षम लोग हिंदी में लिख भी नहीं रहे हैं जी। लेकिन बावजूद इसके मैं आपके मतलब रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि जब तक किसी भी भारतीय भाषा का लेखक हिंदी में अनुवादित नहीं होता, अनुदित नहीं होता है, वो बड़ा लेखक नहीं बनता भारत का जी। इसलिए हिंदी में आए बिना आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही। तो अब मेरी जो पुस्तक है इसमें जैसे पहले जौहर का जिक्र है जी। महारानी बाई जो कि सिंध की रानी थी, उन्होंने पहला जौहर किया जी। ब्राह्मण वंश था जी। या जौहर करने की आत्मोत्सर्ग की परंपरा केवल स्त्रियों के लिए नहीं थी, पराजित राजा भी अग्नि में प्रवेश कर लेता था। जैसे कि पंजाब में महाराजा जयपाल जब पराजित हुए तो जीवित अग्नि में प्रवेश कर गए और पुत्र आनंदपाल को राजा बना दिया। तो अब ये अगर तथ्यों से हमारे पाठक को जानना है और अपने आत्मगौरव की भावना को मजबूत करना है, विकसित करना है, तथ्यों के साथ जो है बात करनी है, तो ये पाठक को किताब पढ़नी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का और भी लेखन होगा, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग लिखेंगे। लेकिन ये पुस्तक निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी के आत्मविश्वास को जगाने का काम करेगी और इसलिए इसे पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरविंद पथिक जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके पाठक दिनों दिन बढ़ते रहें और आपकी पुस्तक दिनों दिन बिकती रहे, सेल होती रहे और एक रिकॉर्ड में आए। उसके लिए ट्रू मीडिया परिवार आपको बधाई देता है, साधुवाद देता है, शुभकामनाएं देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और जो बात शायद मैं किताब के माध्यम से भी नहीं कह पाता कि इसके पीछे कारण क्या था, क्यों इसे लिखा गया, वो बात आपने पाठकों तक पहुँचाने का, दर्शकों तक पहुँचाने का मुझे अवसर प्रदान किया। और आपका चैनल भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे, आप हमारे जैसे गुमनाम लेखकों को भी प्रकाश में लाते रहे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।